नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात यूपी चुनाव की। जी हां, दरअसल यूपी चुनाव में जीत के लिए सभी दल मुद्दों से ज्यादा जातियों को साधने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसे ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। इसीलिए अपने वोट बैंक के हिसाब से जातियों पर वो दांव लगा रहे हैं और इस वक्त सूबे में निषाद समुदाय भी काफी ज्यादा चर्चा में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निषाद इतनी चर्चा में है क्यों? जरा इसे समझिए। प्रतिमा हम लोग आने वाले 100 दिन के अंदर में उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए जा रहे हैं। 50,000 प्रतिमा। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री कौन से कास्ट के हैं। अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। रामायण में जब भगवान राम सरयू नदी पार करने के लिए जाते हैं, तब केवट ने भगवान राम को नाव में बिठाने से पहले उनके चरण धोए थे। आज की सियासी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं, जब सभी दल अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए उसी निषाद समाज की मान मनव्वल में लगे हैं। क्योंकि निषाद वोट बैंक पर दावा ठोकने वाले सभी छोटे दल ये संदेश देने की कोशिश में हैं कि 2022 की सियासी पतवार उनके ही हाथ में है। दावा किया जा रहा है कि निषाद समाज अपने मजबूत वोट बैंक से कई सीटों पर दिग्गजों का खेल खराब कर सकते हैं। इसलिए चुनौतीपूर्ण चुनाव में कोई भी पार्टी जोखिम नहीं उठाने से बच रही। बीजेपी हो या फिर एसपी या दूसरे दल, सभी की कोशिश है कि निषाद वोट बैंक उनके साथ ही रहे। इन्हें भी किसी बड़ी पार्टी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए वो इसकी बड़ी कीमत वसूलने की कोशिश में है। साल 2022 के चुनाव में सभी दल नए नए फॉर्मूले के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सिकंदर बनना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि सभी दल जातीय समीकरणों को साधकर चुनावी हवा अपने पक्ष में करना चाहती हैं। यूपी में निषाद वोटरों को लेकर बीजेपी और एसपी अपने अपने समीकरण ठीक करने में जुटी है। बीजेपी ने डॉक्टर संजय निषाद को साध रखा है तो एसपी का भी जोर कुछ बड़े निषाद नेताओं को अपने पाले में करने का है। इस सियासी दावपेच के बीच राजनीतिक दल फूलन देवी के बहाने भी निषाद समाज के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सन ऑफ मल्लाह कहने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी फूलन की 50,000 प्रतिमाएं घर घर पहुंचाएगी। साथ ही लॉकेट और कैलेंडर भी बांटे जाएंगे। मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं और 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी यूपी में 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हर घर घर तक फूलन देवी का प्रतिमा हम भेजेंगे। लोग इस धरती पर, इस देश में राम को मानते हैं, कुछ लोग रहीम को मानते हैं और हमारा मानना है कि हम फूलन देवी को मानते हैं और इसलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 प्रतिमा भेजने का काम करेंगे। 5 लाख लॉकेट उत्तर प्रदेश में भेजेंगे और 10 लाख कैलेंडर के साथ उत्तर प्रदेश में हर घर घर में, निषाद के घर में फूलन देवी होंगे। जो लोग फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं उनके घर पे फूलन देवी का प्रतिमा होंगे। सवाल ये है कि चुनाव से पहले सियासत में एक बार फिर बैंडिट क्वीन फूलन देवी की एंट्री क्यों हुई है? 2022 के चुनाव से पहले फूलन देवी के नाम पर यूपी बिहार में एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश हो रही है। राजनीति में अगर किसी जाति विशेष का वोट बैंक तैयार करना हो तो एक प्रतीक की खोज की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
यूपी में निषाद जाति के वोट बैंक के प्रतीक के रूप में फूलन देवी को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। फूलन देवी ने समाज के कमजोर तबकों के अधिकार की लड़ाई के लिए बंदूक उठा ली थी। अब यूपी में निषाद पार्टी फूलन देवी के नाम पर महिला आत्मरक्षा केंद्र बनाने का दावा कर रही है। निषाद समुदाय के सहारे सियासत में किंगमेकर बनकर उभरे मुकेश सहनी बिहार में एनडीए में शामिल हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वो यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी पट्टी और खास तौर पर यूपी बिहार में अति पिछड़ा जाति की लिस्ट में निषाद समुदाय का काफी ज्यादा राजनीतिक महत्व है। निषादों की इसी ताकत को समझते हुए 1994 में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को अपनी पार्टी में शामिल किया। मुलायम सरकार ने उस वक्त फूलन से 55 केस वापस लिए। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में फूलन को मिर्जापुर से टिकट दिया। पहली बार में ही फूलन देवी मिर्जापुर से सांसद बन गई। फूलन देवी एसपी से 2 बार सांसद बनी। यही वजह है कि हत्या के 20 साल बाद एक बार फिर फूलन देवी निषाद वोट बैंक की वजह से ही यूपी की सियासत में जिंदा हो गई हैं। फूलन देवी जी का स्वर्ण जयंती समाजवादी पार्टी ने मनाया था और आज से नहीं, एक लंबे वक्त से उनकी जयंती हमेशा मनाती चली आई। समाजवादी पार्टी हमेशा उनके हकों की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ा है। लेकिन रही बात वोटों की राजनीति की, तो हम वोटों की राजनीति नहीं करते, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो भी समाज दबा है, कुचला है, शोषित है, पीड़ित है, समाजवादी पार्टी हमेशा उसके साथ रहती है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि पिछले 4.5 साल से ये कहाँ थे, जो अब चुनाव क्योंकि अब मात्र 6 महीने रह गए हैं, तो अब उन्हें फूलन देवी जी की भी याद आएगी और अन्य सभी लोगों की भी याद आएगी, क्योंकि वो बस जनता को भ्रमित करना जानते हैं। यूपी में फूलन देवी के नाम और निषादों के वोट बैंक की ताकत को समझना है तो 2017 का गोरखपुर उपचुनाव का नतीजा देख लीजिए। जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी को संजय निषाद का समर्थन मिला। बदले में एसपी ने उनके बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर से टिकट दिया। योगी के गढ़ में प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए। गोरखपुर में जीत ने निषाद पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय निषाद को अपने साथ कर लिया। उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इन्हें जवाब देना जानती है। वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि चुनाव के समय मूर्ति लगाने का क्या मतलब होता है। बेहतर हो ये पार्टियां आए और 5 साल समाज के अपने अंगों में काम करें, ताकि समाज जो है तरक्की कर सके। देखिए, समय समय पे जब विकास का मुद्दा नहीं होता, तो चाहे वीआईपी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या सपा हो, ये इस तरीके का हथकंडे अपनाती आई है। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। 2022 में भाजपा के पक्ष में ही वोट करेगी, क्योंकि वो जानते हैं विकास की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। यूपी की 50% से ज्यादा पिछड़ी आबादी में तकरीबन 13% निषाद हैं, जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। आपको बताते हैं कि यूपी में कहां कितना निषाद वोट बैंक है। सबसे पहले बात गोरखपुर की। यहाँ निषाद वोटरों की संख्या करीब 14% है। बांसगांव में 8%, महाराजगंज में 8%, संत कबीर नगर में 9%, कुशीनगर में 5%, बस्ती में 4%, देवरिया और सलेमपुर में 3-3%, सिद्धार्थनगर में 2% वोटर हैं। शायद यही वजह है कि यूपी में सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में निषाद वोट बैंक पर सिर्फ विकासशील इंसान पार्टी ही सियासत कर रही है, बल्कि इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। देखना यह है कि 2022 की चुनावी जंग में ये वोट बैंक किसके पाले में जाता है। साफ है, वनवास भक्त भगवान राम का खेवनहार बने केवट अब 2022 के भी खेवनहार हैं। ऐसे में भला सियासी भंवर में झूल रही नाव को पार लगाने के लिए इनको अपने साथ कौन नहीं लाना चाहेगा। दरअसल 2022 के चुनावी अखाड़े में एक तरफ निषाद समुदाय पर दांव लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटेल बिरादरी भी सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि बिना पटेल बिरादरी के यूपी की सत्ता में आना संभव नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, अभी से समझिए। योगी मोदी कमल निषाद आ रहा है हिंदुस्तान। जय जय श्री
राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का हिंदी मैदान में हम आपके साथ हैं। किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। जब तक पिछड़े शोषित जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कायम नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकती है। यूपी में चुनाव है, सियासी पार्टियों में तनाव है। कोई जीत के लिए आरक्षण का सहारा ले रहा है, तो कोई ध्रुवीकरण की धुरी पर चढ़कर विजयनाथ की कोशिश में है, तो कोई मंदिर मस्जिद करके सियासत का शूरवीर बनना चाहता है। 2022 के इस महासमर में जाति धर्म की सियासत एक बार फिर बुलंद हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से तमाम जातियों को साधने की फिराक में हैं। कोई निषाद के वोटों से चुनाव जीतना चाहता है, तो कोई कुर्मी वोटों के सहारे किंग बनने की कोशिश में है। 2022 के चुनावों में ओबीसी में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर जाति कुर्मी या पटेल अपना रुख किस तरफ करेंगी, ये अभी से साफ नहीं है। लेकिन इस वोट बैंक को साधने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। यूपी में करीबन 36 सीटों पर ये जाति निर्णायक भूमिका में है। बात करें यूपी विधानसभा की, तो मौजूदा दौर में सूबे में 26 कुर्मी विधायक हैं। 2017 में 1989 के बाद सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। इस तरह से कुर्मी विधायकों ने यादवों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी में कुर्मी बिरादरी कई वर्गों में बटी है। यूपी में कुर्मी जाति को पटेल, गंगवार, सचान, निरंजन, वर्मा नामों से जाना जाता है। यूपी के हर इलाके में इनका दबदबा है। उत्तर प्रदेश में पटेल समाज बहुत ही निर्णायक भूमिका में है, लेकिन पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, इसने पटेल समाज के लिए कुछ नहीं किया है। अगर सबसे ज्यादा पीड़ित समाज है उत्तर प्रदेश में, तो दलितों के बाद दूसरे नंबर पर पटेल समाज है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी न धर्म की बात की, न जाति की बात की, न अन्य किसी सांप्रदायिकता की बात की। कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगारों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, वंचितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है और महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करती है। कुर्मी मूल रूप से किसान होते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। हालांकि अब शहरों में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। कानपुर से लेकर मिर्जापुर तक गंगा से लगे जिलों में इस समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। यूपी में कुर्मी, कुशवाहा, सैथवार मिलाकर 12% वोट है। पूर्वांचल के 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% कुर्मी वोटर के पास सियासी समीकरण बदलने की हैसियत है। पूर्वांचल और अवध के इलाके में कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार वोटर 32 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। 8 लोकसभा सीटों पर इनका दबदबा है। कुर्मी वोटरों की ताकत ऐसे भी समझ सकते हैं कि केंद्र के मोदी सरकार में मंत्री पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल इसी समुदाय से हैं। योगी सरकार में कुर्मी समुदाय के 3 मंत्री हैं। कुर्मी समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसी समुदाय से आते हैं। हर वोट बैंक हमारे लिए अहम है, तो हम अलग से किसी एकमात्र जातिगत राजनीति हम नहीं करते हैं। सर्व समाज के हित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने पिछड़े समाज को साधने के लिए उनको मंत्री तो बना दिया, लेकिन कागज पर मंत्री बनाया। उनको किसी भी तरीके का कोई ताकत नहीं दिया। और बल्कि मैं कह सकता हूं, जितने भी पिछड़े समाज के मंत्री बनाए गए हैं, 27 मंत्री जो पिछड़े समाज के बनाए गए, उनके पास समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास कोई ताकत नहीं। ये कुर्मी वोटों की ही ताकत है कि हर कोई उनको अपने साथ लाने की कोशिश में है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और एनडीए के साथ हैं। वहीं उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल को अखिलेश एसपी में लाने की कोशिश में है। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात भी हो चुकी है। अपना दल कृष्णा गुट की नेता पल्लवी पटेल ने 2017 का विधानसभा चुनाव भी एसपी कांग्रेस गठबंधन के साथ ही लड़ा था।
यूपी में विधानसभा के चुनाव हो और जातियों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद यही वजह है कि सभी जाति और वोट बैंक के हिसाब से समुदाय को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करते हैं और जिसका गुणागणित सही बैठता है वो ही चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में कर पाता है। साफ है, सभी सियासी दल अलग अलग जातियों के भरोसे अपनी जीत का समीकरण तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में किसकी रणनीति सटीक निशाने पर बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये बात रही निषाद और पटेल वोटों की, लेकिन निषाद पटेल के साथ साथ दलित वोट बैंक भी काफी ज्यादा अहम है। तो आइए देखते हैं कि दलितों को अपनी तरफ करने के लिए कौन सी पार्टी इस वक्त क्या कर रही है। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। मुझे तो आज तक भी नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री कौन से कास्ट के हैं। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। यूपी की चुनावी सियासत की आंच में जाति धर्म की खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। 2022 के दंगल में बाजी मारने के लिए सभी सियासी दलों में जाति धर्म की खिचड़ी का भोग लगाने की होड़ मच चुकी है। चाहे बीजेपी हो, अखिलेश की एसपी या फिर मायावती की बीएसपी, सभी पार्टियां जातियों के अलग अलग समीकरण को साध कर यूपी में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश में है। 2022 का चुनावी समर जीतने के लिए राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने में लगे हैं। धर्म का तड़का और जातिगत समीकरण यूपी की राजनीति की जमीनी सच्चाई है और सारे सियासी दल अपने मुहरे इसी हिसाब से चलने में लगे। 2022 के चुनावी बिगुल से पहले बीजेपी की अनुसूचित जाति मोर्चा दलित वोटरों को साधने की रणनीति तैयार कर रहा है। उधर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी दलितों को लुभाने के लिए दलित संवाद करने वाली है। बीएसपी 9 अक्टूबर को काशी राम की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें शामिल होने करीब 4 लाख लोग लखनऊ पहुंचेंगे। सियासत में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, जिसका भी फॉर्मूला फिट बैठता है वही राजनीति में सफल होता है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जातियों का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। कोई सम्मेलन के जरिए वोट बैंक की सियासत कर रहा है तो कोई महापुरुषों के नाम पर वोट की पहेली को हल करने की कोशिश में है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बड़े मायने हैं। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में अगर यहाँ बीजेपी का कोई प्रोग्राम होता है तो उस पर पूरे देश की नजर होती है। साथ ही रणनीति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दलित वोटरों के बीच जाएंगे और संवाद करेंगे। दलित वोटर्स को उनके लिए कितने अहम पार्टी समझाएगी। दलित महापुरुषों के जयंती और वोटरों से मेल जोल बढ़ाया जाएगा। सरकार ने दलितों के लिए क्या किया बताया जाएगा। देश में अनेकों राजनीतिक दलों ने जातिगत मुद्दों पर राजनीति की और राजनीति के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बात तो बहुत ही हुई, लेकिन निराशा इस बात की है कि राजनीतिक दलों ने इस पर बस चर्चा ही की। उनके कल्याण और उनके उत्थान पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्हें बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और इन विषयों को मात्र मुद्दा ही बनाए रखा गया। उधर यूपी की सड़कों पर साइकिल तेजी से दौड़ाने के लिए अखिलेश यादव भी दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में दलित संवाद करने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी लोहिया वाहनी को दी गई है। लोहिया वाहनी करे संवाद, आएगा फिर समाजवाद के नारे को लेकर कार्यकर्ता गांवों और शहरों के चक्कर लगाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद,
मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा में किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बाबा साहब की मूर्तियों को पूरे प्रदेश में योजना बनाकर तोड़ा। उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटना दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं, तथ्य बताते हैं। अब 2022 का चुनाव सामने है तो दलितों से संवाद करने का ढोंग कर रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध बढ़े हैं। अभी 15 तारीख को एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। तो ये सब सवाल है, दलित वर्ग में बीजेपी जाने से पहले ये बताए तो कि दलितों वंचितों के लिए किया क्या है। उनकी जीवन में दुश्वारियां और बढ़ी हैं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित समाज का हुआ है। बीजेपी और एसपी की नजर बीएसपी के कोर बैंक पर है, तो बीएसपी भी अपने वोट बैंक को मजबूती देने के लिए कांशीराम के नाम पर लखनऊ में भव्य रैली करने वाली है, क्योंकि इन्हीं दलित वोटर्स के सहारे मायावती यूपी में सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव से उन्हें इन मतदाताओं का उतना समर्थन हासिल नहीं हुआ जितना 2007 में हुआ था, लेकिन 2022 के लिए बीएसपी पूरी तरह से तैयार है। अगले महीने कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ बड़ी रैली करेगी, जिसका मकसद विरोधियों को ये दिखाना है कि उसका जनाधार अभी कम नहीं हुआ। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहते सुश्री मायावती जी ने केवल अपना और अपने भाई आनंद, अब भतीजे आकाश के विकास के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सामान्य दलितों की कोई सुध नहीं ली। किसी दलित के घर उनको जाते कभी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। हाँ, वोट उनको चाहिए तो 9 अक्टूबर को काशीराम जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, और काशीराम जी के साथ अंत समय में उनका क्या व्यवहार था ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। तो अब दलित इनके भुलावे में आने वाले नहीं हैं। पूज्य कांशीराम साहब भी हमारे लिए पूज्य हैं, और उनके जो सिद्धांत थे कि दलित वर्ग का बिना उनका उत्पीड़न किए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनैतिक रूप से उनका हक दिया जाए, और वो चीज और वो सिद्धांत कहीं भी सुनिश्चित किया जा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी में ही संभव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।